ये देखिए दोस्तों, हम लोग आपका एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में आपके जो चार्ट्स हैं उस चार्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। ब्रेक इवन चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, अलग अलग टाइप के भिन्न भिन्न प्रकार के चार्ट्स गिवन हैं, उन पर चर्चा आज होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख पर एनम। जितनी चीजें मुझे मिलेगी उसे मैं यहां पर नोट डाउन करूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता लगी 3 लाख रुपीस की है, तो मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया। पर एनम पूरे साल की है। इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी विथ एनुअल सेल्स बजटेड टू बी 70,000 यूनिट्स। तो बजट जो है उसमें सेल्स का बजट गिवन है, यूनिट्स टर्म में गिवन है 70,000 यूनिट्स एट अ सेल प्राइस ऑफ 300 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 285 पर यूनिट। ये देखिए, तो इसे आप यहां लिख सकते हैं कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो 300 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 285 पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन जो निकल कर आएगा पर यूनिट वो आएगा 15 रुपए पर यूनिट। आपसे क्या पूछा है, आओ देखें। ड्रॉ अ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड यूज इट टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, यानी कि आपको ग्राफ से ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो दोस्तों आप यहां पर देखिएगा, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक एक्सिस पर प्रॉफिट और एक एक्सिस पर वॉल्यूम, यही मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम का। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपका वॉल्यूम 0 होगा तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा। आप एक भी यूनिट नहीं बेचते तो भी आपने जो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करी है वो तो आपकी लग चुकी है। तो इसीलिए 0 वॉल्यूम पर आपका यहां पर रहने वाला है -3 लाख रुपीस का कॉस्ट। तो ये नेगेटिव ही है वैसे, -3 लाख आपका यहां पर आएगी कॉस्ट यदि आपका वॉल्यूम 0 रहता है। और यहां पर मैं सेल्स को एक काम करता हूं, वॉल्यूम को मैं यूनिट्स टर्म में लिख लेता हूं, और यहां पर भी हम लिख लेते हैं। ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 3 लाख, ये 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ऐसा है। ऐसा करें सही रहेगा या फिर इसको चेंज करें? आई थिंक ऐसे ही करे रहते हैं, सही रहेगा। और वॉल्यूम जो है उसमें भी आप यहां पर हम कर लेते हैं हंड्रेड की टर्म में। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 2 जीरो और लगाएंगे सब में, यहां पर मैंने लिख दिया है। और इसे मैंने लैक्स की टर्म में लिखा है, वो आप जैसे चाहें आप लिख सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफ से फाइंड आउट करना है, ग्राफ से फाइंड आउट करना है। वैसे मैं यहां से भी कर सकता हूं, मुझे कंट्रीब्यूशन मालूम है, हर एक यूनिट पर 15 रुपए बच रहे हैं, तो 3 लाख रुपए रिकवर हो जाए, मैं कितने यूनिट्स को बेचूं मुझे तुरंत ब्रेक इवन पॉइंट पता लग जाएगा। बट आपको बोला गया है कि ग्राफ से पता लगाइए। चलिए, ग्राफ से तो नहीं पता लगाते, बट क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि यदि आप 70,000 यूनिट्स बेचेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होएगा? क्या आप ये पता लगा सकते हैं? 70,000 यूनिट्स पर आपका प्रॉफिट होएगा, मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। 70,000 यूनिट्स अगर आप बेचेंगे तो 300 रुपए आपके पास आएंगे हर यूनिट के, पर 285 लग भी जाएंगे हर यूनिट के, तो 15 रुपए बचते रहेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 70,000 कितना आएगा वो देखें, 10,50,000। ये आपका कंट्रीब्यूशन है, 3 लाख रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो करीब 7.5 लाख रुपीज आपका आ गया प्रॉफिट, अगर आप सारा सेल कर देते हैं पूरे साल में। पूरे साल में आप कितनी यूनिट बेचेंगे? 70,000 यूनिट्स। यहां पर मैंने वॉल्यूम मतलब यूनिट्स लिखा है, तो 70,000 यूनिट्स पर आप कमाएंगे 7.5 लाख रुपए, करीब करीब इस पॉइंट पर कमाएंगे और यहां पर कमाएंगे।
अब ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट तो है नहीं, मैंने स्केल तो यूज़ किया नहीं है, फिर भी मुझे 2 पॉइंट्स पता लग गए कि यदि वॉल्यूम 70,000 है तो मेरा कितना प्रॉफिट, यदि वॉल्यूम 0 है तो मेरा कितना प्रॉफिट। अगर मैं इन दोनों लाइन को भिड़ा दूं, इन दोनों लाइन को भिड़ा दूं, तो कैसे भिड़ाऊंगा इसको? दोनों लाइन को भिड़ाने का काम इतना आसान नहीं है। करीब ऐसे मेरी कुछ लाइन जाएगी, मैंने अप्रॉक्सीमेट बिना स्केल के बनाई है। अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे तो आपको एग्जैक्टनेस से पता लगेगा। और इसे मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, करीब ऐसा कुछ होगा ये। तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर आपका प्रॉफिट 0 रहे, वो करीब यहां पर कुछ निकल कर आ रहा है 200, और हंड्रेड्स में हमने लिखा हुआ है, यानी 20,000 यूनिट्स। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है क्वांटिटी टर्म्स में। यानी इस पर्टिकुलर अमाउंट पे अगर आप, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर आप बेचते हैं तो 15 रुपए के हिसाब से जो आपके पास पैसा निकल कर आएगा, मतलब 300 रुपये आपके पास सेल्स आएगा, 285 आपकी कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट, एडिशनल 15 रुपीज आपके पास आते रहेगा पर यूनिट पर 20,000 यूनिट्स तक। तो टोटल आपके पास 3 लाख रुपीज आ पाएगा, 3 लाख रुपीज आ पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और 3 लाख रुपीज आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो अगर आप ब्रेक इवन वैसे भी निकालते हैं तो यही आएगा, फिक्स कॉस्ट आपकी 3 लाख रुपीज है, 15 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट पर, तो 20,000 यूनिट्स निकल कर आ गया। हालांकि हमने एल्जेब्रिकली नहीं निकाला, फॉर्मूले से नहीं निकाला, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से निकाला है। तो मेरे हिसाब से यही यहां पर भी किया होगा, यही शायद यहां पर भी किया है। आप देख सकते हैं ये लाइन ड्रॉ करी है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां प्रॉफिट 0 है। दूसरा क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं। द कंपनी इज डेलिबरेटिंग अपॉन एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ₹350 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना चाहते हैं। मेरे पास बुक भी ओपनड है, उस पर भी देख लेते हैं एक बार। यहां पर लिखा हुआ है कंपनी इज डेलिबरेटिंग अपॉन एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू 350 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहते हैं। दिस शैल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा बेटर सर्विस हम प्रोवाइड कर पाएंगे। इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिस्पाइट इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस द सेल्स वॉल्यूम शैल रिमेन अनअफेक्टेड। क्योंकि हम प्राइस बढ़ाकर क्वालिटी बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सेल्स जो है इंपैक्ट नहीं होगी क्वांटिटी टर्म्स में। उतना ही माल जो 70,000 यूनिट्स का है हम बेच पाएंगे। However, the fixed cost shall increase to 4,50,000 per annum and the variable cost to 330 per unit। जाहिर सी बात है, अगर आपको हायर क्वालिटी का सामान देना है तो कुछ ना कुछ आपको फिक्स्ड एक्सपेंस और भी करना पड़ सकता है। कुछ हायर क्वालिटी का मशीनरी लगाना पड़ सकता है जिसपे साल का कुछ डेप्रिसिएशन आएगा। चाहे आप यूज करें या ना करें, वो तो बड़ी खराब होगी मशीन। या हो सकता है मशीन का साल का रेंट हो, आपने सुपीरियर क्वालिटी की मशीन ली हो, वो वेरिएबल इन नेचर नहीं है, फिक्स्ड इन नेचर है। और इसीलिए 3 लाख से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है 4.5 लाख रुपए, जो यहाँ लिखा हुआ है। और हर यूनिट को बनाने की भी एडिशनल कॉस्ट लग रही है, क्योंकि अब बेहतर आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, बेहतर आप रॉ मटेरियल, बेहतर लेबर, स्किल्ड लेबर आप यूज कर रहे हैं। और इसीलिए आपको अब 285 की जगह 330 पर यूनिट का खर्चा पड़ रहा है। तो हर एडिशनल यूनिट पर आप सिर्फ 20 रुपए बचा पाते हैं, पहले आप 15 रुपए बचा पाते थे। क्वांटिटी सेम है। आपको बताना है ड्रॉ ऑन द सेम ग्राफ एज फॉर पार्ट नंबर ए अ सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड गिव योर कमेंट। आपको एक और ग्राफ बनाना है इस डेटा के हिसाब से। तो भाई इस डेटा के हिसाब से मैं बना दूंगा। अगर हमने एक और ग्राफ बनाना है और 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट है, तो ये करीब यहां पर बैठेगी 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट। 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख की फिक्स कॉस्ट। अगर वॉल्यूम 0 है तो नए वाले सिनेरियो में 4.5 लाख रुपए की आपके पास फिक्स कॉस्ट आएगी। और यदि आप उतना ही वॉल्यूम बेचते हैं 70,000 का, तो 70,000 का वॉल्यूम बेचते हैं, हर एडिशनल यूनिट पर 20 रुपये आप कमा पाते हैं। तो करीब 14 लाख रुपीज आपके पास यहाँ आएंगे। और उसमें से 4.5 लाख रुपए की अगर आप यहाँ माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट, तो 9.5 लाख रुपए का आपके पास प्रॉफिट आएगा, यदि आप सारी क्वांटिटीज बेच लेते हैं।
और सारी क्वांटिटीज आप कितनी बेच सकते हैं? 70,000 यूनिट्स टर्म में सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 9.5 लाख करीब करीब आपका आएगा। हमने तो 7 तक ही बनाया है, 7 के बाद 8, 9, 9.5 यहां तक कहीं जाएगा, यहां कहीं पर जाएगा 9.5। इस पॉइंट पर थोड़ा सा इसका रंग बदलते हैं, इस पॉइंट पर अब जो है कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है डायग्राम, कॉम्प्लेक्स को कम करना पड़ेगा भाई। ऐसा कुछ बनेगा, इस पॉइंट से लेकर यहां कहीं क्रॉस करता हुआ ऐसे निकलेगा, जो आपकी बुक में शायद दे रखा है। ये देखिए यहां से क्रॉस कर रही है लाइन, 300 पर दोनों से टक्कर खा रही है। जो 300 है उस पॉइंट पे टक्कर खा रही है। तो क्योंकि हमारी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए हम जो है थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं, बट बनेगा ऐसा ही, बनेगा ऐसा ही। अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा 300 यूनिट्स पर। आप बुक से देख सकते हैं, इसमें मेजरमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है। और अब आपको कमेंट करना है ये डायग्राम के बेसिस पर। डायग्राम आप ये देख लीजिए, अच्छी ड्राइंग बनी हुई है, और मैंने मैनुअली ड्राइंग करी तो थोड़ा सा राइटिंग खराब आई है। इसे आप जरा देखेंगे, अपने कमेंट्स करेंगे, कमेंट से आप क्या बताएंगे जरा देखिएगा, कमेंट से आप क्या बताएंगे। ये देखिए 70,000 यूनिट्स आप बना रहे थे, और पहले आपको 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। थाउजेंड्स की टर्म में दे रखा है, 3 जीरो सभी में आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। जीरो लेवल पर 3 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आपकी आ रही थी। दूसरे सिनेरियो में आपका 9.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था, और 4.5 लाख की फिक्स कॉस्ट आ रही थी। कमेंट करना है, ये कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनालिसिस का पार्ट है। क्वेश्चन में अगर मांगा है कमेंट करने के लिए और आपने कमेंट ही नहीं करा तो आधे नंबर तो आपके चले गए। अगर ये आपका आता है 8 नंबर का तो 4 नंबर तो चले गए, अगर ये कमेंट आपने नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में कमेंट मांगा है। क्वेश्चन में नहीं मांगा फिर भी कर देते हैं, नुकसान नहीं होगा, एक लाइन में कर सकते हैं, पर कमेंट मांगा है तो फिर आप अच्छे से करके आएंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट देयर आर लार्जर प्रॉफिट्स इन ऑप्शन नंबर 2। यस, ग्राफ से भी पता लग रहा है, और जो आपने वर्किंग करी है वहां से ही पता लग रहा है कि पहले सिनेरियोज में आपका 7.5 लाख का प्रॉफिट था, दूसरे में 9.5 लाख का प्रॉफिट है। और ग्राफ से भी पता लग रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे कि इतनी यूनिट्स अगर आप बेचेंगे तो करीब करीब आपका ये 9.5 लाख का प्रॉफिट आएगा, और इस केस में जो है वो 7.5 लाख का प्रॉफिट आएगा। राइट, ये आपने पहला कमेंट किया है। It also shows an increase in the break-even point from 20,000 units to 22,500 units. अच्छा, ब्रेक इवन तो चेक ही नहीं करा हमने, यहां कहीं ब्रेक इवन आ रहा है इसका। ओके, कितना आ रहा है? 22,500। एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा तो निकाल सकते हो, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होएगा तो ऐसे देख सकते हो। 70,000 आपकी यूनिट्स हैं, और पर यूनिट आपको कितना 20 रुपए का आ रहा है, और 4.5 लाख रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो 4.5 लैक्स डिवाइडेड बाय 20, 22,500, ये आपका आ गया यूनिट्स टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद देखिए क्या कमेंट दे रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आपका इंक्रीज हो गया है। हाउएवर द इंक्रीज ऑफ 2,500 यूनिट्स मे नॉट बी कंसिडर्ड लार्ज इन व्यू ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम। कि ब्रेक इवन में सिर्फ 22,500 होने से, पुराने वाले ब्रेक इवन में और नए वाले ब्रेक इवन में सिर्फ 2,500 यूनिट्स इंक्रीज हुई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सी दैट सेल्स वॉल्यूम अबव 30,000 यूनिट्स द प्रॉफिट अचीव विल बी हायर विथ ऑप्शन नंबर 2, एंड फॉर सेल्स वॉल्यूम बिलो 30,000 यूनिट्स ऑप्शन 1 विल यील्ड हायर प्रॉफिट्स। ये आपकी मेन एनालिसिस है। ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? वॉल्यूम। पहला ग्राफ बनाया आपने, पहली सिचुएशन ऐसे बनाई, दूसरी सिचुएशन आपने ऐसे बनाई, ये सिचुएशन 2, ये सिचुएशन 1। ये प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट लिखा नहीं है, प्रॉफिट लिख लीजिएगा। प्रॉफिट है, ये वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट के इंटरसेक्शन के बाद आपकी सिचुएशन 2 में ज़्यादा प्रॉफिट आ रही हैं, और इस पॉइंट से नीचे सिचुएशन 1 में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं, क्योंकि लॉस कम होना प्रॉफिट ज़्यादा होना बात एक ही है ना। यहाँ पर जो लॉस है वो सिचुएशन नंबर 1 में क्या होगा? कम होएगा।
सिचुएशन 2 में ज़्यादा का लॉस होगा। तो सिचुएशन 1 बेटर है इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद जो है सिचुएशन नंबर 2 बेटर है। तो ये आप कमेंट करके आ सकते हैं। बस यही मुझे बताना था और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर अब हम 6 देखेंगे। एक और ग्राफ बनाएंगे। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2027। 17 जा चुका है, बहुत टाइम हो गया है। रियो कंपनी लिमिटेड का दे रखा है आपके पास। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, सेल्स 60,000, 30,000, 10,000, 1 लाख। ये क्या है? 60%, 30%, 10%, 100%। ये क्या है? अच्छा, सेल्स अगर 100% है तो सेल्स का 60% वेरिएबल कॉस्ट है, यानी 40% क्या हो गया? पीवी रेशो। सेल्स का 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि 60% वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 है जो कि सेल्स का 30% है, गिवन है। नेट प्रॉफिट जो है 10% गिवन है। जो भी है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है ब्रेक इवन पॉइंट। 30,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40%। मतलब सेल्स जितनी होगी उस सेल्स का 40% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। जितना कंट्रीब्यूशन मेरा आएगा वो मुझे 30,000 ही चाहिए, यानी इतना कंट्रीब्यूशन आ जाए कि मेरी फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 40% जो कि मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, कंट्रीब्यूशन है जो कि मेरा, वो अगर 30,000 के बराबर है तो मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेगी? 40% को यहां ले जाइए डिवाइड में, और सेल्स आ गई 75,000 कि अगर आप 75,000 की सेल्स करेंगे तो उसमें 60% वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका 30,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा, और 30,000 का ही आपका फिक्स कॉस्ट है। इसीलिए आपका प्रॉफिट उस पॉइंट पर 0 रहेगा। ये आपने निकाल लिया। पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला गया, वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और आपको क्या बोला गया है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालने के लिए। तो 75,000 के बाद जो आपने सेल्स करी है 25,000 रुपए की सेल्स, वो बाद वाली सेल्स पूरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, क्योंकि इसका जब आप 40% कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होएगा। ब्रेक इवन पॉइंट तक जितनी सेल्स करी उस कॉन्ट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट की भरपाई कर दी है, और उसके बाद वाली जितनी सेल्स है जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बोलते हैं, वो सारा आपका प्रॉफिट है। अब आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट, प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट आपको बनाना है क्या? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन चार्ट नहीं बनाना है क्या? अच्छा, कॉस्ट रेवेन्यू यहीं पर दिखा रहे हैं, इसी एक्सिस पर आप यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स दिखा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भी यहां पर दिखाएंगे, कॉस्ट भी यहां पर दिखाएंगे, सेल्स भी यहां पर दिखाएंगे। यहां सिर्फ आपने नंबर लिख लिए, नंबर लिख लिए, और मल्टीपल लाइंस दिखा रहे हैं, मल्टीपल चीजें आप शो कर रहे हैं एक ग्राफ पे। दोस्तों यहां पर जो है आपको नीचे यूनिट्स दे रखा है, प्रोडक्शन इन 00 यूनिट्स, हंड्रेड्स में बात करी गई है, और यहां पर आपकी अमाउंट आ रही है कॉस्ट रेवेन्यू। बट क्वेश्चन ये है मेरा कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स तो दी ही नहीं रखी। सवाल यह है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो आपके क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी है, तो हम क्या करें? तो ये ग्राफ बनाने के लिए बनाया है, बट आप नंबर ऑफ यूनिट्स के बिना इसे नहीं बना सकते, क्योंकि आपको क्या पता लगेगा? यदि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो यहां पर कितनी दे रखी है? फिक्स कॉस्ट आपकी 30,000 है, तो आप चाहे यूनिट्स को बढ़ाएं या घटाएं, फिक्स कॉस्ट हमेशा 30,000 रहने वाली है। ये देखिए, ये आपकी लाइन आ गई फिक्स कॉस्ट की। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी सेल्स का 60% है, यानी कि अगर आपकी सेल्स बढ़ती रहेगी और आपकी 100 तक जाएगी, थाउजेंड्स में लिखा हुआ है, अगर 100,000 यानी कि 1 लाख तक पहुंचेगी आपकी सेल्स, तो ऐसी लाइन बनेगी। आपने 1 रुपया पर यूनिट का एज्यूम करके यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स और ये जो रुपीज आ रही है इन दोनों को बराबर माना है। 0 पर 0 रहेगी सेल्स, 100 पर इतनी रहेगी, 100,000 पर 1 लाख रुपीज की सेल्स रहेगी। सेल्स की लाइन आ गई, फिक्स कॉस्ट की लाइन आ गई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट है 0 पर 0, वेरिएबल कॉस्ट 0 पर 0 है, और जब आपका 1 लाख रुपीज आ गया तो 1 लाख रुपीज में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60,000 की, तो 60,000 पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट मिल गए, उनको भिड़ा दो, लाइन तैयार हो जाएगी। अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की लाइन आ गई है, फिक्स कॉस्ट आपकी 30,000 है, आपको मालूम है, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट की जो लाइन है वो यहां से स्टार्ट हो रही है 30,000 से। जी हाँ, ये थाउजेंड्स में लिखे हुए हैं नंबर। तो जब आपका सेल 0 रहेगा तब भी 30,000 का तो टोटल कॉस्ट रहेगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज 30,000। ये फिक्स कॉस्ट है आपकी, ये जो फिक्स कॉस्ट है ना,
30,000 की वो यहाँ पर आ रही है। अब जो है टोटल कॉस्ट जो है वो लाइन ड्रॉ करी जाएगी यहाँ पे। और कैसे आप ड्रॉ करेंगे कि जब आपकी यहाँ पर फुल सेल हो जाती है तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी रहती है 90,000, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो 90 पर आपने टच कर दिया। 2 पॉइंट आपको मिल गए, आपने टोटल कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर ली, आपने सेल्स की लाइन ड्रॉ कर ली, आपने वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली आ गया कि सर जो आपका कंट्रीब्यूशन है ना सर वो कितना है मालूम आपको, ये एरिया आपका कंट्रीब्यूशन है। ये पूरा कंट्रीब्यूशन है, ये पूरा एरिया आपका कंट्रीब्यूशन है। कैसे निकला ये देखिए सर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ही तो माइनस करनी है, उसी को तो कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो सेल्स लाइन ये रही, वेरिएबल कॉस्ट लाइन ये रही, तो मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट की लाइन हटा दी तो बीच का एरिया जो बच गया वो पूरा आपका कंट्रीब्यूशन एरिया है। अब इस कंट्रीब्यूशन में आपको मालूम है कि 30,000 जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है और 10,000 का प्रॉफिट है। ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैसे निकाला, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी जो सेल्स है, जितना रेवेन्यू आ रहा है वो टोटल कॉस्ट से इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे निकलेगा क्योंकि ये ग्राफ का डायमेंशन चेंज हो गया है। यहां पर जहां टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहां पर आपका प्रॉफिट 0 है, और इसीलिए ये पॉइंट आपका जो है 75,000 ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आया है। ग्राफ कभी पेपर में पूछे नहीं जाते, बट अगर आए तो ये वाला जो सैंपल क्वेश्चन है इट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डाल दिया गया है। अगर आपको 2 पॉइंट मालूम है तो आप 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। प्रिपेयर अ प्रॉफिट ग्राफ फॉर प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी एंड फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको जो है प्रॉफिट ग्राफ ड्रॉ करना है। प्रोडक्ट ए बी सी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। डेटा गिवन है कि प्रोडक्ट ए की जो सेल है रुपी टर्म्स में 7500, बी की 7500, 7500, सी की 3750। टोटल सेल्स इतनी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतनी, फिक्स कॉस्ट इतनी है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है प्रॉफिट ग्राफ कि कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। देखिए सर, अगर यहां पर आप सेल्स 0 करेंगे ना तो आपको -5,000 का प्रॉफिट आएगा, यानी कि 5,000 का लॉस होएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी 5,000 रुपीज की है। और अगर आप सब कुछ बेच देंगे, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी बेच देंगे, तो ये आपका है टोटल सेल्स। ये आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट टोटल माइनस आप कर लीजिए, कितनी है 11,250। तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, बैलेंस आपके पास निकल कर आएगा 7,500। इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो आएगा 7,500। कर देख लीजिए, 18,750 माइनस 11,250, 7,500 आपके पास निकल कर आ रहा है। यही ग्राफ में दिखाया हुआ है कि अगर आपकी सेल्स 0 होती है तो 5,000 नेगेटिव लॉस आता है। अगर सेल्स आपकी जितनी भी होती है, ग्राफ में थोड़ा सा गलत है, सेल्स आपकी कितनी होती है यहां पर देख लीजिएगा 18,750 होती है करीब, यहां पर कुछ आएगा तो उस पॉइंट पर आपका जो प्रॉफिट है वो करीब कितना आएगा, 2,500 का आपका प्रॉफिट आएगा फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद। 7,500 में से आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो 2,500 का आपका प्रॉफिट आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखेगा। ये लाइन थोड़ी सी गलत है, मेरी बुक में अलग है, आपकी बुक में अलग है। ये May 20 का एडिशन है, May 20 November 20 का एडिशन है, और मेरे पास जो था वो पुराना वाला एडिशन हार्ड कॉपी में है जिसमें ग्राफ थोड़ा सा अलग है। वेबकैम में आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा ग्राफ अलग है, थोड़ा सा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। तो खैर कुछ नहीं कर सकते, ग्राफ थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया हुआ है, बट ऐसे ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और फिर बताया गया कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट ए बेचते हैं तो फिर आपका कितना प्रॉफिट आएगा, प्रोडक्ट बी बेचेंगे साथ में तो कितना प्रॉफिट आएगा, प्रोडक्ट ए बी सी तीनों बेचेंगे तो कितना
प्रॉफिट आएगा वो अलग से बताया हुआ है ग्राफ में ड्रॉ करके। प्रोडक्ट ए अगर आप बेचते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ए, तो 7,500 की आपकी सेल्स है, 1,500 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, ये देखिए। कंट्रीब्यूशन आ गया 6,000, 5,000 क्या है फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो रहने वाली है, 1,000 का प्रॉफिट आ गया। अगर आप ए के साथ बी बेचेंगे तो 7,500 प्लस 7,500 15,000 की आपकी सेल्स होगी, 1,500 प्लस 5250 टोटल कितना होएगा वेरिएबल कॉस्ट 6,750। तो 6,750 जो है वो मैं माइनस करूंगा, अगर 15,000 माइनस 6,750 माइनस 5,000 का फिक्स कॉस्ट आपकी है ही, तो 3,250 का आपका और प्रॉफिट निकल कर आएगा। यहां पर अलग तरीके से किया हुआ है, आप अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर आप 7,500 और 3,750 तीनों बेच देते हैं तो 18,750 का आपका आएगा सेल्स, और टोटल कॉस्ट आएगी 11,250। 5,000 आपकी क्या है फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा प्रॉफिट 2,500 का आएगा। 7,500 में से 5,000 माइनस करोगे 2,500 का आएगा। टेबल अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको ये वाली लाइन दिखानी थी तो लाइन आपने ये वाली दिखा दी। अब जहां पर ये जीरो पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां मतलब कि आपका प्रॉफिट जीरो है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। आपने फॉर्मूला यूज नहीं किया ब्रेक इवन निकालने के लिए, इसमें आपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, आपने सिर्फ नंबर यूज किए, ग्राफ पर प्लॉट किया, ड्रॉ किया, जहां पर इंटरसेक्ट कर गया यानी कि प्रॉफिट जीरो है, वो सेल्स का क्या नंबर आया, वो सेल्स का आ गया 12,500 रुपए की आपकी ब्रेक इवन सेल्स है रुपी टर्म्स में। ये तीन हमने ग्राफ ड्रॉ करे, बहुत इजी थे, बहुत मुश्किल नहीं है सर। 10th क्लास में ग्राफ का क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में, उससे ज्यादा मुश्किल ये नहीं है। जो मैंने आपको सिखाया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस वही है, बस वही है सर, और कुछ भी नहीं है। अब हम आपके और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। इतने सारे क्वेश्चन करने हैं क्या? ऐसा नहीं है, फिलहाल तो अभी आपका 1-2 क्वेश्चन करते हैं और बाकी एक छोटी सी क्लास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन में और करवा दूंगा। फिर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ। हालांकि पीछे की एक्सरसाइज फिर भी पेंडिंग रहेगी। इसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराऊंगा, वही सारी कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन सब करवा दूंगा। सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन, बैक की एक्सरसाइज पेंडिंग रहेगी, वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कराऊंगा बाद में। पर एटलीस्ट अगर मैं सिर्फ आपको इतना ही और करा दूं, सोचिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का सारा आपका पूरा मटेरियल हो गया प्रैक्टिकल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल हो गया, सर्विस कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल हो गया कोर्स। अकाउंटिंग एंट्रीज करवानी है, उसकी एक क्लास में आपको एंट्रीज करवा दी जाएगी, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा हो गया। थियोरेटिकल पोर्शन का मैं आपको अक्टूबर में कुछ बनाकर दे दूंगा, कभी आता नहीं है थ्योरी, फिर भी पूछा जाएगा तो 10 नंबर का जो थियोरेटिकल चीजें हैं उसके कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स बनाकर या फिर आपको कोई समरी बनाकर उसका एक क्लास में डिस्कशन हम कर देंगे। और जो बुक के पीछे की एक्सरसाइज है, आरटीपी वगैरह है, वो आपका चलते रहेगा अक्टूबर मंथ में। मतलब जिनकी इच्छा है कि वो रिवीजन के लिए वीडियोस देखें, तो कोर्स तो सितंबर में लगभग पूरा हो गया है, प्रैक्टिकल 90% आपका सब कुछ हो चुका है। आप चाहें तो अपना खुद से पढ़ सकते हैं, और चाहें टाइम मिले आपको तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दिन में अगर 1 घंटा मिले तो थोड़ा सा आप वीडियो लगाकर देख सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है तो वीडियो से देखकर कर लेते हैं, आरटीपी की प्रैक्टिस हो रही है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, देख लेते हैं। पर सिलेबस आपका आने वाले हफ्ते में पूरा हो जाएगा, निश्चिंत तौर पर सारी इलस्ट्रेशन के साथ पूरा हो जाएगा। प्रैक्टिकल 90% पूरा हो जाएगा। 10 मार्क्स का थ्योरी है, वो भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, जो मैंने आपको काफी हद तक करवा दी है। चलिए आगे के देखते हैं क्वेश्चंस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं। हमें नहीं जानना सर फॉर्मूला, हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हमें इतना मालूम है। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, हमें मालूम है सर। A company earned a profit of 30,000 during the year 2024. If the marginal cost and selling price of the product are rupees 8,
10 per unit respectively. Find out the amount of margin of safety. क्या बोला इसने? बहुत सिंपल चीज बोली है। ये देखिएगा यहां पर 30,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितनी है? 8 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो 8 रुपये है। सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपये है। तो ये हो गया 10 रुपये, ये हो गया 8 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 2 रुपये पर यूनिट का। प्रॉफिट है 30,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स बतानी है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 20%। मतलब जो प्रॉफिट आपका होता है, आप लोगों को मालूम है कि सेल्स में से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कॉन्ट्रीब्यूशन से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पर अगर मैं कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज मल्टीप्लाई करूंगा, तो जितना भी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा वो सभी का सब क्या होगा? वो सभी का सब मेरा प्रॉफिट होगा। कारण यह है कि ब्रेक इवन पॉइंट तक की जो सेल्स होती है, वो वाले पोर्शन पे मेरी सारा कंट्रीब्यूशन ने फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर दिया। उसके बाद वाली जितनी मेरी सेल्स हुई है, उस सेल से अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 20% का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो मेरे पास जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट होगा। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी माइनस नहीं होगी। तो यहां पर आपका प्रॉफिट है 30,000। सेल्स बतानी है आपको, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में अगर 20% में मल्टीप्लाई करूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो सब का सब जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, जो कि 30,000 है। तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पूछी गई है, वो कितनी होगी? 30,000 डिवाइडेड बाई 20%। कितना आ गया? 1.5 lakhs। दैट्स इट। पहले यहां पर आपको फॉर्मूला सिखाया गया है, मैंने आपको और कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया। जो फर्स्ट क्लास में समझाया है उसी से सब कुछ होगा। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। ए लिमिटेड मेंटेन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5% विद एन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 40%। पीवी रेशियो है 40%, 30 नहीं 40%, यहां पे चेंज हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स बतानी है। ओ, टोटल सेल्स बतानी है। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करेंट प्रॉफिट, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%। ओ माय गॉड, हाथ जोड़ो भाई इस क्वेश्चन के। ये पेपर में आपके आ सकता है और है कुछ भी नहीं। आपको बताया गया फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 5 लाख। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है सेल्स, वो है 37.5%। वेरी गुड। यानी जो बैलेंस बच गया वो आपकी ब्रेक इवन सेल्स होगी। तो 100 में से मैं माइनस कर देता हूं 37.5%, तो आ गया 62.5%। अगर ये मेरी टोटल सेल्स है, तो इसका जो 62.5% का हिस्सा है, वहां तक मेरी ब्रेक इवन सेल्स हो रही है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट ये आएगा, ये ब्रेक इवन सेल्स सारी की सारी, ये ब्रेक इवन पॉइंट, एक पॉइंट। जिसके बाद जो मेरी सेल्स होगी वो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है। यानी इस पे जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी, सारा का सारा प्रॉफिट होगा। फिक्स कॉस्ट है 5 लाख रुपए की। बताइए सर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी गिवन है शायद, यहां पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी गिवन है 40%, पीवी रेशो है 40%। सर क्या मैं ब्रेक इवन पॉइंट बता सकता हूं इसमें? आप बताइए मुझे। अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है तो यही तो होता है ना सर, यही तो होता है कि सेल्स मल्टीप्लाई बाय 40% जो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल कर आ रहा है, वो अगर मेरा 5 लाख के बराबर होगा, मैं ब्रेक इवन सेल्स की बात कर रहा हूं। ब्रेक इवन सेल्स पर यदि मैं जितना भी मैं कंट्रीब्यूशन ला रहा हूं, 40% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40% जितना भी मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो मेरा सारा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में जाएगा। ऐसी सेल्स मेरी ब्रेक इवन सेल्स होती है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 40%, 4 से काटना है, ये क्या आएगा 5, ये 2, ये 2.5 लाख। 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी आ गई? 12.5 लैक्स। ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स आ गई 12.5 लैक्स। भावनाओं में बह गया।
ऐसा नहीं होना चाहिए सर। पॉइंट नंबर 1 डालिए और ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स मल्टीप्लाई बाय जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ब्रेक इवन सेल्स में जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा सभी का सब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट होएगा, इसीलिए ब्रेक इवन 12.5 लाख की मेरी ब्रेक इवन सेल्स आई। ये खुद ही कितना है टोटल सेल्स का 62.5% है। ये मेरे को ऑलरेडी पता है कि जो मेरी टोटल सेल्स है उसका 62.5% 12.5 लाख है, ब्रेक इवन सेल्स है। तो टोटल सेल्स मेरी कितनी होगी 12.5 लाख डिवाइडेड बाय 0.625, 20 लाख मेरी टोटल सेल्स होगी। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, टोटल सेल्स 20 लाख। बड़े ही फॉर्मूले लगाए हैं, तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया सर, हमने बहुत सिंपल तरीके से किया है। टोटल सेल्स आपकी आ गई 20 लाख। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, भाई अगर आपकी टोटल सेल्स आ गई है और इसमें से 40% आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो बचा हुआ 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो 6 2 12, 12 लाख रुपए आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। 12 लाख, ये देखिए। अब आपको बताना है करेंट प्रॉफिट। अगर आपकी जो 20 लाख की टोटल सेल्स है उसमें 40% आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 8 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है, 12 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो उस कंट्रीब्यूशन से अगर मैं माइनस कर दूं फिक्स्ड एक्सपेंस 5 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए के मेरे प्रॉफिट आ जाएंगे। प्रॉफिट आपके 3 लाख रुपीज के आ गए हैं। लास्ट पार्ट कहता है न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यह है इफ सेल्स वैल्यू इज इंक्रीज बाय 7.5%। आंसर मैंने अभी यहां पर देखा, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो यहां देखिए इफ सेल्स वैल्यू इज इंक्रीज बाय 7.5%। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%। तो वॉल्यूम अगर मुझे पता होगा तब तो मैं 7.5% बढ़ाऊंगा, या मैं वॉल्यूम निकाल सकूं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए ये सेल्स वैल्यू है। और सेल्स वैल्यू अगर 7.5% बढ़ेगी, 20 लाख अगर 7.5% से इंक्रीज हो गए, यानी कि 20 लाख अगर 107.5% बन गए, परसेंट होगा ना, तो फिर 1075, 107.5%, तो ये 21.5 लाख बन जाएंगे, 21.5 लाख बन जाएंगे। इसमें क्या है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताना है, राइट। तो यहां पर 5 लाख रुपए आपके रिकवर हो जाएं, उसके लिए आपको 40% से आपने डिवाइड करा था, 12.5 लाख आपका आया था, राइट। तो इसमें से 12.5 लाख रुपए जो हैं वो तो आपकी ब्रेक इवन सेल्स है। बाकी कितनी बच गई, बाकी इसमें से 12.5 लाख अगर माइनस कर देंगे तो 9 लाख रुपए बच गए, जो कि 21.5 का कितना परसेंट है, 41.86% आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगी। परसेंटेज टर्म्स में 41.86% आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगी, जो कि 9 लाख रुपए की है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ब्रेक इवन तो सेम ही रहेगा सर, क्यों, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सेम है, तो फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए उतनी तो आपकी 12.5 लाख तक की सेल्स है। अगर आप 20 लाख से 21.5 लाख सेल्स करेंगे तो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यही पूछा था आपसे और यही आपके आंसर में दे रखा है। और यहां पर वेरिएशंस ऑफ बेसिक मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन एंड अदर फॉर्मूले गिवन है, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, मतलब ये क्या दे दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इक्वल टू एफ प्लस पी। क्या है ये, बकवास है ये सब, बकवास 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 बकवास, वेस्ट है, रट्टाफिकेशन है, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बिना भी आप सारे आंसर्स कर सकते हैं। अब जो टीचर रटवाते हैं वो तो ये फॉर्मूला सिखाएंगे, ऐसा होता है, ये क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो आंसर आएगा। मैंने आपको ज्यादा फॉर्मूले मैंने कुछ नहीं सिखाया, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसी के बलबूते पर हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 10 भी करते हैं। बाय नोटिंग पीवी विल इंक्रीज और पीवी विल डिक्रीज और पीवी विल नॉट चेंज एज द केस मे बी, स्टेट हाउ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विल अफेक्ट द पीवी रेशियो। मतलब आपको बताना है कि इन सिचुएशंस में क्या पीवी रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। एन इंक्रीज इन द फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है,
अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, सेलिंग प्राइस वही है, वेरिएबल कॉस्ट वही है, पीवी रेशो वही आएगा। पीवी रेशो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अगर क्वांटिटी सेल्स की बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट को भी तो आप पर यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी से, तो वो भी बढ़ जाएगी, पीवी रेशो सेम रहेगा। इस केस में पीवी रेशो सेम रहेगा, विल नॉट चेंज, यही आंसर है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पीवी रेशो पर फर्क नहीं पड़ेगा सर। पीवी रेशो आपका होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, वो क्या होता है आपका पीवी रेशो। अगर इसको मैं एक यूनिट पर बताऊं तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस का कितना है, होता है पीवी रेशो। पहले केस में वॉल्यूम चेंज हो रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे केस में फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी तो पीवी रेशो पर फर्क पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ जाएगा और पीवी रेशो इंक्रीज हो जाएगा। अ डिक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका कम हो रहा है तो होगी बात, भाई कंट्रीब्यूशन का ही तो कितना है, वो सेल्स का कितना परसेंटेज है, वही तो पीवी रेशो होता है। अगर यही कंट्रीब्यूशन आपका गिर गया, मार्जिन गिर गया, जो परसेंटेज है, तो पीवी रेशो गिर गया। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज होगी तो सेलिंग प्राइस के इंक्रीज होने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी। आप बेच कितने पे रहे हो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आप बना कितने पे रहे हो। तो जो भी आप वेरिएबल कॉस्ट पर बना रहे हो पर यूनिट लग रही है, सेलिंग प्राइस अगर आपने बढ़ा दी तो आपका पीवी रेशो बढ़ जाएगा, यही आंसर में दे रखा होगा। पॉइंट नंबर 5 इंक्रीज होगा। अगला देखते हैं, अ डिक्रीज इन द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के डिक्रीज होने से कोई चेंज नहीं होगा, विल नॉट चेंज। अ 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ गई, तो दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका आएगा। जितना सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट उतना बढ़ गया। क्या होगा उससे दोनों का इंपैक्ट नलीफाई हो गया और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वही रेशियो मेंटेन रहेगा, इसलिए विल नॉट चेंज। अगला पॉइंट आ रहा है, 10% इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड 10% डिक्रीज इन द फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गया, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस 10 रुपये का है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है 8 रुपये की है, कंट्रीब्यूशन आपका 2 रुपये का आ रहा है, तो आपका जो 20% है वो आपका पीवी रेशो है। अगर ये 10% से बढ़ गया तो ये 11 हो जाएगा, ये 8 है, ये 3 हो जाएगा, तो 3/11 क्या आएगा देख लेते हैं जरा, 27.27% आ गया, मतलब ये बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है। तो ये इंक्रीज हो जाएगा, 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड 50% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस 10 थी, वेरिएबल कॉस्ट 8, कंट्रीब्यूशन 2 रुपये। अगर ये 50% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा, 12 रुपये। क्या बात कर रहे हो, 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट और 50% इंक्रीज हो गई, ये तो 10 ही है, कंट्रीब्यूशन गिर गया, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो गया ना, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो गया, कम हो गया, तो पीवी रेशो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये। खैर अगर ये बढ़ रहा है एंगल, बात तो वही है, ये एंगल हो या ये हो, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी अगर आप बढ़ाओगे, इसका मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ी होगी, तभी तो आपकी जो सेल्स है वो ऐसे जा रही है, तभी तो सेल्स ऐसे जा रही है, राइट। तो ठीक है सर, ये डायग्राम आपको कभी पूछा तो नहीं जाएगा, बट फिर भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर आपकी सेल्स और टोटल कॉस्ट मैच करती है, प्रॉफिट 0 आएगा। अब ये आपकी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यहां पर आ रही है, उसी को सीवीपी एनालिसिस बोलते हैं। किसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट घटा दो तो आपका आता है प्रॉफिट। और यही तो बोलते हैं एनालिसिस का पार्ट होता है, कि मैंने आपको सिखाया था, एनालिसिस एग्जांपल में सिखाया था, फिक्स कॉस्ट इनकर कर ली, अगर आपका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो भाई बना लो। और अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट एक्स बनाए, वाई बनाए, जेड बनाए, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनाए, तो जिसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा आ रहा है वो आप बना सकते हैं,
बट यदि आपका कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर उस केस में आप कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो सबसे ज्यादा दे रहे हैं आपको, वो चीज आप बना सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जो प्लांट की कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है, आप तीनों प्रोडक्ट की सारी यूनिट्स नहीं बना सकते। प्लांट की कैपेसिटी फिक्स्ड है, वो या तो 10,000 ये बना पाएगा या 5,000 ये बना पाएगा या 2, 3 या 5,000 ऐसे कुछ बना पाएगा। अगर प्लांट की कैपेसिटी फिक्स्ड है, फ्यूल फिक्स्ड है, कोई भी चीज आपकी फिक्स्ड है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर इज एनीथिंग विच लिमिट्स द एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी, जो लिमिट कर देता है, लगाम लगा देता है। द फैक्टर इज द की टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल एंड प्रोडक्शन, दस इट इज ऑल्सो नोन एज की फैक्टर। अच्छा, ये की फैक्टर आपका आ जाता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका पर की फैक्टर ज्यादा आएगा तो उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मशीन की कैपेसिटी है, मटीरियल लिमिटेड है आपके पास, इंप्लॉयज आपके पास लिमिटेड है, उस केस में आप क्या करेंगे? सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है। सीए फाइनल में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है। आप ये तीनों चैप्टर के बाद सीए फाइनल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स XYZ इन अ ईयर, इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया या तो X बनेंगे या Y या Z। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें फाइनल में है, आपके नहीं है कोर्स में। यहाँ पर सेल्स पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपए का आ रहा है, यहाँ 3 रुपए का आ रहा है, यहाँ 5 रुपए का आ रहा है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 4 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। कितनी यूनिट्स आप बना सकते हो इसकी? मार्केट में डिमांड है 3,000 यूनिट्स की, आपके पास कैपेसिटी है 2,000 यूनिट्स की, तो आप 2,000 यूनिट से ज्यादा नहीं बना सकते। यहाँ पर आपकी मार्केट की डिमांड 2,000 है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी 3,000 है। मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो उसको नहीं बेच पाओगे, ये भी 2,000 बना पाओगे। मार्केट की डिमांड 1,000 है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 900 है, आप 900 से ज्यादा नहीं बना पाओगे। तो 2,000, 2,000 और 900 इतना आप बेच सकते हो बनाकर। कंट्रीब्यूशन कितना कितना आएगा? पहले से आएगा 8,000, दूसरे से 6,000, तीसरे से 4,500। बात समझ में आ गई? आप बात समझ में आई आपको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, कि अगर आप ये बनाते हैं 8,000 तो आप ये बनाने से क्या गवा रहे हैं? 6,000 का कंट्रीब्यूशन आप गवा रहे हैं। अगर आप 6,000 बनाते हैं तो आप 8,000 गवा रहे हैं, अगर आप 4,500 बनाते हैं तो आप 8,000 रुपए गवा रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट बेस्ट क्या अल्टरनेटिव है उसे गवाना पड़ रहा है अगर आप ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है आप तीनों में से एक ही बना सकते हैं। तो यहां पर आप किस प्रोडक्ट को बनाएंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मैक्सिमम possible contribution foregone by not producing alternative, that is if product X is produced then opportunity cost will be maximum of 6,000 और 4,500। मतलब अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं, X को बना रहे हैं, तो X को बनाने से आप क्या चीज नहीं बना पाएंगे? Y नहीं बना पाएंगे जिससे आपको लॉस होगा 6,000 का, Z नहीं बना पाएंगे जिससे लॉस होगा 4,500 का। तो मैक्सिमम लॉस कहाँ हो रहा है आपको? X बनाने से आपको मैक्सिमम 6,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो आप नहीं बना पा रहे। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपसे क्या पूछा गया है? इट कैन एक्सरसाइज ऑप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको निकालनी थी। अच्छा, आपको ये नहीं बताना था कि वो कितने यूनिट्स किसकी बनाएगा, आपको बताना था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना सिखाया गया। और देखिएगा यहाँ पर एम के लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स, जिसकी सेलिंग प्राइस है 40 रुपए पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपए पर यूनिट, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कितने का? बताइए बताइए। 24 पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर फिक्स कॉस्ट 4,80,000 है और उसकी एनुअल सेल जो है वो 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर करता है, तो आपको बताना है रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स एज्यूमिंग इनकम टैक्स लेवल ऑफ 40%। 24 रुपए को आपको पता लग गया, 24 रुपए आपका जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट आपको मालूम है, तो आपको पता लग गया 20,000 यूनिट जो है आपकी ब्रेक इवन सेल्स है क्वांटिटी टर्म्स में, और ये 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ऑपरेट करता है। तो इसका मतलब 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि ये खुद ही सेल्स 40% है। अगर ये 20,000 खुद ही 40% है, यानी टोटल सेल्स कितनी होगी? 50,000 की जरूर टोटल सेल्स होगी, 50,000 की जरूर एक्चुअल सेल्स होगी, क्योंकि ये 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ऑपरेट करता है और इसका ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट्स का है। टोटल सेल्स का 40% 20,000 है, उसके हिसाब से टोटल सेल्स आ गए 50,000 यूनिट्स।
और अब आपको क्या निकालना है, आपको नेट रेट ऑफ रिटर्न बताना है, तो रिटर्न निकालना पड़ेगा आपको। नेट रिटर्न कैसे निकालोगे आप, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे 50,000 के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 24 रुपये। ये देखिएगा आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 24 रुपये, 24 रुपये का कंट्रीब्यूशन था ना 12 लाख, फिक्स कॉस्ट है 4,80,000, प्रॉफिट आया, इनकम टैक्स रेट 40% गिवन है, नेट रिटर्न आ गया। तो नेट रिटर्न सेल्स का कितना परसेंट है क्वेश्चन में निकालने के लिए पूछा था, 21.6%, वो आपने निकाल दिया। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई हुज सेलिंग प्राइस वुड बी 50 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये, मार्जिन कितना आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 40 रुपये पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 66660, सेल्स मिक्स गिवन है एक्स वाई का 7:3 का, डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड एमके लिमिटेड ब्रेक इवन, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा, गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपी एंड क्वांटिटी, दोनों टर्म्स में आपको बताना है कॉम्पोजिट ब्रेक इवन। बट यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन कितना निकालता है, ये कितना कंट्रीब्यूशन निकालता है वो आपको गिवन नहीं है, जो पहले हमने किया था वहां पर गिवन था। अच्छा एक्स तो आप पहले से ही बना रहे हैं, ओके एक्स तो आप पहले से ही बना रहे हैं, वो तो आप बनाएंगे ही, और आप वाई और बनाने लग गए हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन, जो आप एक्स बना रहे थे वो उसकी सेलिंग प्राइस आपकी 40 थी, कंट्रीब्यूशन 24 आ रहा था, और जो वाई है उसका कंट्रीब्यूशन 40 आ रहा है, सेल्स का रेशियो गिवन है। वेटेड कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो आपको ऑलरेडी आता है कि 24 रुपये का कंट्रीब्यूशन एक्स से मिल रहा है, 7/10 प्लस 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, इसका सेल्स मिक्स कितना है 10 में से 3 क्वांटिटी इसकी बिकती है, तो कॉम्पोजिट आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 28 रुपये पर यूनिट। अगर बिकेगी ही एक यूनिट, मैं ये नहीं कह रहा एक्स की बिकेगी वाई की बिकेगी, बिकेगी ही एक यूनिट, तो उस एक यूनिट में जो है कितना पोर्शन एक्स का होगा कितना वाई का होएगा वो आप बता सकते हैं। एक ही यूनिट बिकेगी तो दोनों का इस रेशो में एक यूनिट में कंट्रीब्यूशन बैठेगा 28.8 पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन वेटेड आ गया, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन आपको पता लग गई है, सेल्स आपको पता लग गई टोटल, तो उसका आप हिस्सा कर देंगे, 7/10 हिस्सा जो है उतना एक्स बिकेगा यूनिट्स में, बाकी 3/10 का जो हिस्सा है वो बिकेगा वाई का। जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल में कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सिखाया था। पहले आपको कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना होता है कि अगर एक ही यूनिट बिकेगी तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आएगा यदि एक्स और वाई इस रेशो में ही बिकते हैं 7:3 में। मतलब आपने क्या किया, इन दोनों का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है, तो पहले आपने कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया, बट कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने से आपको ये फायदा हुआ कि उससे आपने दो हिस्से कर दिए कि एक्स जो है वो इतना बिकना चाहिए, वाई जो है वो इतना बिकना चाहिए, राइट, कितना कितना बिकना चाहिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके कंट्रीब्यूशन से तो आपके पास निकल कर आएगा 6,48,080, 3,47,200, तो वही तो निकल कर आया है, वही तो निकल कर आया है, आपको ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको ये करने की। ब्रेक इवन पॉइंट निकल कर आ गया, आपका रुपी टर्म्स में निकल कर आ गया, यूनिट्स टर्म में निकल कर आ गया, दैट्स इट, यही आपको बताना था। सेम चीज नीचे दूसरे मेथड से दे रखी है, वो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।